2027 का चुनाव होगा वो दो तलवारों की धार पर चुनाव होगा। आप मूलभूत मुद्दों को छोड़ करके किसी एक मुद्दे पर लगातार समय तक इस देश की पॉलिटिक्स में सरवाइव नहीं कर सकते हो। ये 2023 के लोकसभा का परिणाम इस बात की ओर इंगित करता है कि आप सिर्फ हिंदुत्व का चोला लेकर के ज्यादा समय तक आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। इस्लामिक जो वोट बैंक है, जो मुसलमान वोट बैंक है, वो कभी भी बीजेपी का पक्षधर नहीं रहा है। और जिस हिसाब से राजनीति एक अपने संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है, राहुल गांधी ने अपने आप को एक मजबूती स्तंभ के रूप में स्थापित किया है और ये रिवॉल्यूशन की तरफ भारत की पॉलिटिक्स जा रही है, बहुत जरूरी है। कांग्रेस का राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है कि उन्होंने एक दल विशेष की वोट बैंक की राजनीति के लिए हमेशा से हिंदुत्व को टारगेट किया, हथियार बनाया है समाधान के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतिगत विचारधाराओं में चेंज करने की जरूरत है। और आखिर कौन सी कमी रह गई? आखिर मोदी जी की कौन सी मजबूरी रही होगी? अमित शाह जी की कौन सी मजबूरी रही होगी? बीजेपी की कोई अपनी आइडियोलॉजी उस वक्त ऐसी नहीं थी जो कहीं न कहीं मदद करती 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को बनाने में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप सभी का एनएमएफ न्यूज के पॉडकास्ट सेशन में बहुत बहुत स्वागत। 2024 के चुनाव के जब नतीजे नहीं आए थे, उससे पहले कहा जा रहा था कि 2024 के नतीजे इस देश की दशा और दिशा दोनों को बदलने वाले हैं। और जैसे ही नतीजे सामने आए, बहुमत किसी को नहीं मिला और हुआ भी ठीक वैसा ही। देश की राजनीति का जो परिदृश्य था वो बदल चुका है। कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूती के साथ सदन में है, लेकिन क्या वो इस मजबूती का सही फायदा उठा रही है? क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने अपना 1.5 घंटे का भाषण दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हुआ और हा हुल्ला लगातार सदन में चलता रहा, तो उस चीज के पीछे का वो राजनीतिक परिदृश्य है, आखिर 5 साल में क्या कुछ बदलने वाला है? इसी मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं विनय यादव, एक समाज सेवी हैं, दोनों सदनों को एड्रेस कर चुके हैं, राज्यसभा को भी, लोकसभा को भी, और उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है उसे भी एड्रेस कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आभार आपका और तमाम एनएफएम न्यूज के तमाम दर्शकों का भी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जो है मौजूदा राजनीति पर बात करूंगा, उस पर बात करूंगा जो राहुल गांधी का 90 मिनट का भाषण हुआ, उसमें हिंदू हिंसक जो शब्द निकल कर आया, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत की राजनीति का जो वर्तमान में परिदृश्य है और जिस हिसाब से राजनीति एक अपने संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है, और ये एक भारत की राजनीतिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर के आई कि जिस तरीके से अपोजिशन ने अपने आप को स्थापित किया है कहीं ना कहीं, वो मैं मानता हूँ कि भारत की राजनीति के आने वाले भविष्य की दिशा और दशा इससे तय होगी। और जो राजनीति के मानवीय मूल्य हैं, जो कहीं न कहीं बहुत लंबे दशक से मैं समझता हूँ कि छुपते चले जा रहे थे, वो कहीं न कहीं सदन में ऐसे मानवीय मूल्यों पर चर्चा होना, उनके जो मूलभूत मुद्दे हैं, उनके साथ समायोजन स्थापित होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण रहा है पिछले दशक से। लेकिन इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी का अभिभाषण रहा है, हालाँकि उन्होंने जो हिंदू हिंसक शब्द का जो इस्तेमाल किया, मैं समझता हूँ कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उस सदन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने अपने आप को एक मजबूती स्तंभ के रूप में स्थापित किया है और ये रिवॉल्यूशन की तरफ भारत की पॉलिटिक्स जा रही है। बहुत ज़रूरी है कि राजनीति में एक मजबूत विपक्ष अपने आप को राजनीति के समानांतर काल में जो दो पार्टियां जिस तरीके से जब बीजेपी 2024 के बाद लगातार अपना आधिपत्य स्थापित कर रही थी, तो उसके बाद रिवॉल्यूशन के तौर पर एक पार्टी आगे आई थी, वो थी आम आदमी पार्टी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी वर्तमान के परिदृश्य में अंधकार की तरफ गई जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं एनडीए के रूप में या जिस तरीके से अपोजिशन के लीडरों ने एक चुनौती दी और अपने आप को स्थापित किया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि ये राजनीति के लिए अच्छे संकेत है। अच्छा, जैसे अब लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, नेताओं से ज्यादा आप जो है लोगों के बीच रहते हैं, उन लोगों के भीतर क्या कुछ असर है इस बयान का? और साथ ही ये भी बताइएगा कि हमने जितने राहुल गांधी के भाषण सुने चुनाव प्रचार के दौरान, रैलियों के दौरान, रोड शो के दौरान, या कहीं भी चुनाव प्रचार के दौरान के जो भाषण सुने, वही झलक कुछ इस 1.5 घंटे के भाषण में दिखाई दी। तो लोगों का यह भी कहना है, आम जनमानस में यह भी चर्चा है कि राहुल गांधी अपना जो चुनावी एजेंडा था
जिस एजेंडे को लेकर वो जीत दर्ज करना चाहते थे, वही एजेंडा अब सदन में आगे बढ़ा रहे हैं, हालांकि ना कि वो सदन की बात कर रहे हैं। हुँ। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि जिन मूलभूत मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी ग्राउंड पे उतरे थे, जिस तरीके से उन्होंने अपनी रैलियाँ की, भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर के उन्होंने एक आधार दिया। लेकिन जिस तरीके से सदन में जब वो संवाद कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जो मुद्दों की आग उन्होंने ग्राउंड पे छेड़ी थी, उससे उनको राजनीति में कहीं न कहीं एक बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो हम्म। वही टॉपिक्स को लगातार वो सदन के पटल पर रख रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार लोकसभा स्पीकर के सामने भी वो कहते हैं कि कहीं न कहीं कि पूरी बीजेपी कहीं न कहीं हिंदुत्व को एड्रेस नहीं कर सकती है, पूरी हम्म। बीजेपी हिंदुत्व नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन हिंदू वो तो लोग हैं जो बीजेपी के वहां बैठे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर। देखिए, राहुल गांधी के इस बयान का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व को हिंसकता के तौर पर, हम्म। जिस तरीके से सदन पटल पर परोसा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के किसी भी लोकतांत्रिक मानवीय मूल्यों के लिए इस तरीके की बयानबाजी एक घटना चक्र है और ये कहीं न कहीं अहिंसकता और जो मानवीय मूल्य हैं, उनको कहीं न कहीं दूर करते हुए एक अलग आयाम को जन्म देती है। लेकिन राहुल गांधी ने जिन मुद्दों के साथ इस बार का चुनाव लड़ा है, उस मुद्दे को कांग्रेस ने देखा है कि उसका फ़ायदा उनको मिला है और इसीलिए राहुल गांधी लगातार सदन में उन मुद्दों को छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्दों की आपने बात की, बेरोजगारी का मुद्दा बिल्कुल उठना चाहिए सदन में, महंगाई का मुद्दा उठना चाहिए, पेपर लीक का मुद्दा उठना चाहिए, इस बारे में बात होनी चाहिए। युवा, अभी जो नीट का पेपर कैंसिल हुआ, 25 लाख युवाओं को जो है वो अब दोबारा एग्जाम देना पड़े, या फिर टेंशन में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। लेकिन मैं आपसे अगर सीधा सवाल करूं, बिल्कुल, क्या राहुल गांधी के ये बयान एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने फिर आपसे इस बात को कोट किया था कि लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक लंबे समय से, ये कांग्रेस का राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है कि उन्होंने एक दल विशेष की वोट बैंक की राजनीति के लिए हमेशा से हिंदुत्व को टारगेट किया, हथियार बनाया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादिता की, पराक्रमशीलता की चीज़ों को पोषित करने के लिए हिंदुत्व के सहारे उन्होंने अपने आप को राजनीति में स्थापित किया। हम्म। इसीलिए इसी आधार पर कांग्रेस हिंदुत्व को टारगेट करके अपने आप को स्थापित करती है। लेकिन देश की जनता को एक चीज इसमें ये भी समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी को बल कहां से मिला। राहुल गांधी को बल वहां से मिला जब अयोध्या, जिसके दम पर लगातार 200 वर्षों की राजनीति का कालखंड घूमता रहा, वो अयोध्या की सीट भी इस बार बीजेपी नहीं बचा पाई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर राहुल गांधी ने उसके बाद कहा भी कि राहुल इंडिया अलायंस ने मिल के जो है वो अयोध्या जो आडवाणी जी ने शुरू किया था उसको हमने खत्म कर दिया। निश्चित तौर पर इस बात के मायने बीजेपी को बड़े अर्थों में निकालने की जरूरत है कि हमने जिस चोले को पहन करके लगातार राजनीति का संकनाद किया, हिंदुत्व के चोले को बुलंद किया, वो विरासत आपके हाथ से खिसक रही है। तो इन कमियों पर, इन पहलुओं पर नजर डालने की जरूरत है, ना कि इसको हम एक फाइल में पन्नों की तरह दबा दें। चलिए, राहुल गांधी की बात हुई, अब बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी ने जो नारा दिया था 400 पार का, उसने तो बैकफायर किया ही। नैरेटिव तोड़ने में बीजेपी कामयाब नहीं रही। जो राहुल गांधी ने नैरेटिव दिया कि 400 पार अगर आ गया तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, लेकिन कहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी तो बैकफायर नहीं कर गया है। क्योंकि आप देखेंगे जितनी जो सरकारी योजनाएं, वो उज्ज्वला योजना हो या फिर अनाज की योजना हो, किसान सम्मान निधि की योजना हो, मुस्लिम जो समाज है उसे बिना किसी भेदभाव के उस चीज़ का लाभ दिया गया, लेकिन वोट नहीं मिला। मदनी साहब का बयान आता है, देवबंद के जो जमीयत उलेमाए हिंद के जो अध्यक्ष हैं, उनका बयान आता है कि मुसलमानों ने इस बार बड़ा सोच समझकर वोट किया है और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी आज इतनी मजबूत होकर हुई है, बीजेपी से बदला लिया है। तो ये बदले की राजनीति, मुसलमान तो बदले की राजनीति कर रहा है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं उस हिंदू जो उसका वोटर था उसको कहीं उसने दरकिनार कर दिया। निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। देखिए, हिंदुत्व इस बार हुआ क्या है कि जिस तरीके से जो इस्लामिक जो लोग हैं, जो इस्लाम की मान्यताओं को बढ़ाने वाले जो उनके गुरु हैं, जैसे आपने मदनी का नाम लिया, ये लोग कहीं न कहीं पोषित करते हैं इस्लाम की उस आइडियोलॉजी को, जो आइडियोलॉजी लगातार बढ़ावा देती है कांग्रेस की विचारधारा को।
और उनके पास एक बहुत मजबूत वोट बैंक है, क्योंकि इस्लामिक जो वोट बैंक है, जो मुसलमान वोट बैंक है, वो कभी भी बीजेपी का पक्षधर नहीं रहा है आज दिन तक राजनीतिक इतिहास में। लेकिन इस बार वो लोग जो हमेशा से आतंकवाद का समर्थक रहे हैं, जो मौलाना जो आतंकवाद को पोषित करते रहे हैं भारत देश के अंदर, कश्मीर के अंदर, और जो टेररिज्म को बढ़ावा देते रहे हैं, ऐसे लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी और कांग्रेस को पोषित किया, बल दिया है। लेकिन कांग्रेस ने जिन हिंदुत्व के लोगों की बात करी या हिंदुओं ने कहा कि हम बीजेपी को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, लेकिन वो वोट बैंक कहीं ना कहीं वो लोग वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाए, और उसी का परिणाम है। अब आप इसको दुर्भाग्यपूर्ण कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए। अच्छा देखिए, 75 साल का इतिहास रहा है, या फिर अगर कहूँ जब से बीजेपी बनी है जनता दल से, फिर वो बीजेपी बनी संघ से है, तो बीजेपी का पक्षधर नहीं रहा मुस्लिम वोट बैंक का अगर मैं बात निश्चित करूँ। तौर पे फिर भी मोदी जी लगातार, देखिए वो एक प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, योजनाओं का बराबर लाभ देना उनका काम है। लेकिन वो बियॉन्ड द सीन जाके भी जो है मुस्लिमों को खुश करने की लाभ कोशिश करते हैं, लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा हमदर्द हूं। ये लेकिन ये कोशिश कहीं ना कहीं न- बेनतीजा। ये एक देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री होने के नाते, हम्म। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का मैंने नहीं, मैं इसके लिए बीजेपी मैंने के नाते धन्यवाद। बात करूंगा, बीजेपी नहीं, के नाते, मैंने बीजेपी एक नेता के नाते। मैंने इस दृष्टि, देखिए मैं व्यक्तिगत रूप में पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैंने फिर कहा कि प्रधानमंत्री की ये जो नीति रही है, एक समावेशी नीति, कि भले मुसलमान उनके वोट बैंक का पक्षधर न रहा हो, लेकिन उन्होंने जब विकास के आयामों पर बात की, विकास के मुद्दों पर बात की, तो फिर उन्होंने सबके विकास के साथ जोड़ा, और उसमें फिर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको उन्होंने समान आधार में ला करके उनको पोषित करने का प्रयास किया। ये प्रधानमंत्री का एक बहुत अच्छा आप एजेंडा कह लीजिए, चाहे आप उनकी एक अच्छी थिंकिंग कह लीजिए, लेकिन इस रूप में प्रधानमंत्री एक देश के बहुत बेस्ट प्रधानमंत्री रहे। मैं इसके लिए उनका स्वागत करता हूँ। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो चीज हो गले की फांस बन गई ना मोदी जी के, कि अब इसको उगले या निगले, क्या करें। नहीं, देखिए ये राजनीति का, देखिए, देखिए अगर अब उनको साथ रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक कटा है 2024 में, देख लिया हमने, नहीं कटा तो वो घर से नहीं निकला, लेकिन बैकफायर किया, नुकसान हुआ। अब अगर आने वाले 5 साल भी यही नीति चलती रही तो वो जरूर कटेगा। देखिए निश्चित तौर पर कटेगा, और मैं समझता हूँ इसके लिए बीजेपी को अपने अपने जो उनका जो स्वरूप है वर्तमान का, उसको बदलने की आदत। और लेकिन एक चीज में मैं ये जरूर जोड़ना चाहता हूँ कि बीजेपी को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से हुआ है, 32 सीटें। जहां पर अखिलेश यादव का मुस्लिम कम्युनिटी के साथ सीधे तौर पर बहुत बड़ा कनेक्शन है। और इस चीज को देखो, योगी जी ने, यद्यपि मैं इस बात को मानता हूं कि योगी जी का बुलडोजर बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा है, हम्म। जिस तरीके से उन्होंने एक समय में एक बड़ा रिवॉल्यूशन उनके जेसीबी ने किया, लेकिन वो जेसीबी का मॉडल कहीं ना कहीं वोट बैंक के आधार पर वो इस्तेमाल नहीं कर पाए, या जनता ने उसको नकार दिया। तो इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं एनालिसिस करने की आज ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी कमी कहाँ पे रह रही है, और हम क्यों इतनी बड़ी हिंदुत्व का, भाई पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर हिंदुत्व की बात करने वाली कोई पार्टी थी जिसने अपने आप को स्थापित किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन ऐसे समय पे जब राम मंदिर नहीं बना था इस देश के अंदर, और तब से जब बीजेपी ने बिगुल फूका था, तो देश के अंदर क्या माहौल था, पूरे पूरे देश और दुनिया के अंदर भारत ने हिंदुत्व को लेकर के अपनी ग्लोबल छवि स्थापित की। लेकिन जब राम मंदिर बन गया, और राम मंदिर बनने के बाद वो सारा माहौल खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज, एक चीज और एनालिसिस कराती है कि कहीं ना कहीं ये जो सारे एजेंडे हैं, ये एक छवि लोगों के अंदर परसेप्शन बन रहा है। और इस बात को मैंने यूनाइटेड नेशन के अंदर भी कहा था कि भारत की छवि देश और दुनिया में ये नहीं होनी चाहिए कि भारत देश सिर्फ इसलिए मजबूती के साथ खड़ा है कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की बात करते हैं। भारत की छवि पूरी दुनिया में इसलिए बननी चाहिए कि हम सबको साथ लेकर के, हर व्यक्ति, दूर गांव में खड़ा हुआ व्यक्ति से लेकर के, शून्य पर खड़ा हुआ व्यक्ति से लेकर के, और शिखर पर खड़ा हुआ व्यक्ति के विकास की बात करने वाला भारत, विकास की बात करने वाला देश के प्रधानमंत्री, इस रूप में छवि बननी चाहिए। लेकिन आज भारत की छवि बिगड़ी है, इन चीजों को सुधारने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है इस देश के अंदर। तो वही फिर सवाल वही उठता है, ठीक है समस्या हमें पता है, समस्या ये है, लेकिन समाधान क्या होगा। समाधान के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतिगत विचारधाराओं में चेंज करने की जरूरत है। और मैंने कहा, जैसे। जैसे कि जो इनका
एक मैंने कहा जैसे आप संघ को लेकर के चलते हैं, मैं भी संघ के साथ जुड़ा रहा, मैंने कई बार संघ को भी एड्रेस किया है। इस बार हम इस बात को खुले स्पटन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार संघ को दरकिनार किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वो अध्यात्म के तमाम गुरु मानने वाले थे जिन गुरुओं ने 2014 में कुंभ से लेकर के और 2024 के इलेक्शन में मोदी जी का पुरजोर समर्थन किया था, उन बड़े बड़े धार्मिक धर्म गुरुओं को भी कहीं ना कहीं दरकिनार होना पड़ा। और आखिर कौन सी कमी रह गई? आखिर मोदी जी की कौन सी मजबूरी रही होगी? अमित शाह जी की कौन सी मजबूरी रही होगी? मैं समझता हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका खामियाजा भुगत, और ये बीजेपी का कोई लीडर खुले मंच से नहीं बोलेगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के हर पार्टी के नेता को पता है, कार्यकर्ता को पता है कि इस बार जो संघ, जो बीजेपी की बोन है, जो मेरुदंड कहा जाता है, अगर संघ खिसकता है, संघ की विचारधारा बिल्कुल थोड़ी सी भी खिसकती है तो बीजेपी की वोट बैंक खिसकेगी, और इस बार यही हुआ। हाँ, नड्डा साहब ने भले ही कह दिया था इंटरव्यू के दौरान कि जो है अब हम बड़े हो चुके हैं, आरएसएस से ऊपर उठ चुके हैं। निश्चित तौर पर तो लोगों ने बात की आम जनमानस में कि बाप को अगर बेटा आंख दिखाएगा तो उसका परिणाम तो भुगतना निश्चित पड़ेगा। तौर पर उनके बयान के बहुत बड़े मायने थे। चलिए, आरएसएस की आपने बात की तो आरएसएस के आगे बात शुरू करते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर। मोहन भागवत गोरखपुर गए, आपने खुद माना कि आरएसएस वर्सेस बीजेपी चल रहा है इस वक्त, चल रहा है कहीं ना निश्चित कहीं तौर अंदर पर। खाने, भले ही वो एक अनुशासित पार्टी कह लीजिए, वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है, हालांकि बयान आरएसएस की तरफ से आ चुके हैं, अहंकार का शब्द सामने चल आ रहा चुका है, भागवत साहब ने खुद कहा है। तो क्या कुछ योगी आदित्यनाथ के लिए समीकरण बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में? संघ प्लस योगी इज इक्वल्स टू बीजेपी, या फिर दिल्ली, या फिर मोदी? देखिए, निश्चित तौर पर यह आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ का भी ग्राफ इस वर्ष बहुत अच्छा नहीं रहा है, और उसके दो बड़े कारण रहे हैं कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने जो स्टार्टअप लिया, उन्होंने जो अपने फैसले लिए, वो फैसले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिंदुत्व को पोषित करने वाले, हिंदुत्व को अधिक वरीयता देने वाले फैसले तो थे, लेकिन उन फैसलों की मार जो गरीब तबका था, दो वक्त की रोटी वाला तबका था, उस पर ज्यादा पड़ी है। हमने विकासवाद का नारा तो दिया, योगी जी ने इस बात को कहा कि हम जेसीबी को ला करके सारे माफियों की कमर तोड़ने का काम करेंगे, लेकिन उनकी वो विचारधारा सिर्फ और सिर्फ उन माफियों तक ही सीमित रही। लेकिन उन्होंने 1 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था भी बनाया उत्तर प्रदेश को। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अर्थव्यवस्था में योगी जी ने भूमिका सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर निवेश को लेकर के, संसाधनों को लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर के उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई है, लेकिन उन प्रतिबद्धताओं के बीच में बेरोजगारी और जिस तरीके से, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, फिर चाहे ये एग्जाम्स हों, जो जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं उसको नकल को रोकने में नाकाम साबित हुए, और जिस तरीके से एक बड़ा मुद्दा निकल करके आया जो अग्निवीर का है, इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, खास करके उत्तर प्रदेश। और जितने भी अभी लोकसभा का चुनाव सारे राज्यों में हुआ है, आपने देखा होगा, सब राज्यों में अग्निवीर ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, और उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, मैं समझता हूँ। तो कहीं ना कहीं योगी जी का भी जो ग्राफ है वो इस बार की राजनीति में मुझे चरमराता हुआ नजर आया है। भले भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को खुले मंच से कहने से शर्मा रहे हो और बात को न रख पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को मैंने देखा है, तो इसलिए संघ के साथ तालमेल बिठा करके, सामंजस्य स्थापित करके, मैं समझता हूं कि संघ इस चीज को आगे बढ़ाना चाहता है। नहीं, संघ का अपना भी रिवाइवल ढूंढ रहा है योगी आदित्यनाथ में, क्योंकि जिस तरह नड्डा साहब ने तो कह दिया कि हम बड़े हो चुके हैं, और सरकार भी बनी गई, भले अपने बहुमत पर नहीं बनी, लेकिन एनडीए के साथ अगर सरकार बन गई, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो अभी भी मौजूदा वक्त में संघ की जरूरत नहीं है। संघ की जरूरत पड़ेगी आपको, सही जरूरत अगर पड़ेगी तो 2027 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, तब आपको संघ की जरूरत पड़ेगी। तो क्या संघ भी अब योगी आदित्यनाथ को सीढ़ी बनाकर, या योगी आदित्यनाथ को सीढ़ी तो नहीं कहूंगा, योगी आदित्यनाथ को साथ मिलाकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी निकल कर आए हैं संघ से, उनका जो कुछ अब फिलहाल चल रहा है उस पर ज्यादा बात मतलब कर भी चुके हैं, और खुले तौर पर वो नहीं दिखाना चाहते, तो एक बात अलग है। तो क्या संघ भी अपना रिवाइवल ढूंढ रहा है इसमें? निश्चित तौर पर ढूंढ रहा है संघ। आप एक बात बताइए कि बीजेपी को सरवाइव कराने वाला, बीजेपी के अस्तित्व को स्थापित करने वाला, बीजेपी को सिस्टमैटिक रूप में व्यवस्थित करने वाला
संघ ही है। बीजेपी की कोई अपनी आइडियोलॉजी उस वक्त ऐसी नहीं थी जो कहीं ना कहीं मदद करती 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को बनाने में, वो संघ ही था। और मोहन भागवत जी ने क्यों स्टेटमेंट, मोहन भागवत जी एक कुशल वक्ता हैं, मैं वक्तव्य देता हूं, मैं जानता हूं, और उनके एक एक शब्द के बहुत बड़े मायने हैं। उन्होंने जो अहंकार शब्द का प्रयोग किया, जो वक्तव्य उन्होंने दिया, उस वक्तव्य के सीधे मायने यही थे कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है, कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अमित शाह हैं, वो वैल्यू, वो मानक नहीं दे पा रहे हैं, निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं जो संघ को मिलने चाहिए, जो संघ की वैल्यू है, जो संघ डिजर्व करता है। अच्छा, ये कमी कहाँ आई? कमी कहाँ आई? कमी मैंने कहा कि देखिए, क्या संघ भी अब पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो है पॉलिटिकल नहीं तो रास्ते दो पर ना, चला, देना चाहिए। और उसी वजह से उनकी अहमियत कम कर दी गई बीजेपी इंडिया में? एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। भारत को, इंडिया को अगर पॉलिटिकल व्यवस्थाएं और ब्यूरोक्रेसी लीड कर रही है तो संघ उसमें अलग थलग नहीं रह सकता है। आपको पॉलिटिकल रूप से संघ एक बड़ा परिवार है। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है संघ, जिनके पास करोड़ों अनुयायी हैं, और एक एक अनुयायी का अपना अपना वजूद है। वो कार्य करते हैं, वो ग्राउंड पे काम करते हैं, उनकी मेहनत है। और अगर उनके लोग नहीं जाएंगे, स्थापित नहीं होंगे, तो आप किनको स्थापित करना चाहते हो? संघ ने कहा कि हम अपने कुछ कैंडिडेट रखना चाहते हैं। बीजेपी ने इन सारी चीज़ों को दरकिनार किया। मैं डायरेक्ट इन चीज़ों को नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन इस बार संघ के जितने भी ऑब्जर्वर थे, ग्राउंड स्तर पे से लेकर के विधानसभा से लेकर के जिले स्तर से लेकर के स्टेट लेवल पर, कहीं ना कहीं उनको निश्चित तौर पर दरकिनार किया गया। तो ये बड़ी चीज़ें, और उसका जो है नतीजा भुगतना भी पड़ा। उसका नतीजा भुगतना पड़ा निश्चित तौर पर। सरकार चलेगी 5 साल? सरकार तो निश्चित तौर पे चल जाएगी 5 साल। कोई ऐसा पहलू जिससे लगता हो ऐसा कि पहलू कि नीतीश कुमार, नहीं, चंद्रबाबू नायडू, मोदी एक बहुत दोनों ही जो फिलहाल का विपक्ष है उसके साथ रह चुके हैं। राजनीतिक अवसरवादी गेम है, हम्म। और राजनीति में नीतीश कुमार भी एक मजे हुए अच्छे राजनीतिक व्यक्तित्व में कहूंगा। भले ही राजनीति का सबसे बड़ा, अगर दल बदलू वाला राजनीति का सबसे बड़ा अगर अवसरवादी कोई पहलू वाला व्यक्तित्व है तो वो नीतीश कुमार है। पैर छू चुके हैं, नीतीश कुमार हैं। पैर छू चुके लेकिन हैं। नीतीश कुमार का झुकाव निश्चित तौर पर मोदी जी के साथ है, और मोदी जी ने उनको अच्छी तरीके से कन्विंस किया है। और ऐसी बात नहीं है, जिस हिसाब से उन लोगों का संवाद हुआ हो, मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने समर्थन दिया है तो इसको लंबे समय तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि और उनके पास कोई ज्यादा विकल्प बचते नहीं है। क्योंकि बड़े परिवार में फूट के अक्सर आसार रहते हैं। तो ये जो गठबंधन है, नीतीश को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर नीतीश गठबंधन के साथ जाएंगे तो उनको वो अहमियत नहीं मिलेगी जो अभी बीजेपी उनको फिलहाल दे सकती है। बड़े परिवार में डिमांड्स भी ज्यादा होती है। डिमांड यही ज्यादा रहती है, निश्चित बीजेपी तौर के पर। नेताओं का भी कहना था कि आप बाहर से कांग्रेसियों को लेकर आ रहे हैं, ठीक है लेकर आइए, लेकिन हमारा जो हक है उसको तो मत मारिए, उसको मत मारिए। आपको उनको जो देना है दीजिए, लेकिन हम जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं निश्चित तौर वो पर। तो हमें दीजिए। अगला सवाल मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट को लेकर लाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट आजकल बहुत चर्चाओं में है अपने तमाम फैसलों को लेकर, और कुछ फैसले ऐसे भी आजकल सुप्रीम कोर्ट के आते हैं जो आम जनमानस के चर्चा का विषय बनते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दे दिया। जैसे कि हाई कोर्ट अलग फैसला दे देगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो स्टे लगा देगा, फैसले पे अलग दे देगा। अरविंद केजरीवाल के मामले में राउजवेनी कोर्ट ने जमानत दे दी, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, अब वही मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो न्यायपालिका जो है, कहीं फिलहाल उसमें कितना सुधार की जरूरत है? कहीं चरमराई हुई तो नहीं है व्यवस्था? निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि भारत देश की जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका स्वायत्त प्रणाली है, और न्यायपालिका को अपने फैसला लेने का एक स्वायत्तता का अधिकार होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका प्रावधान है, और कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका के किसी भी प्रावधान को, उनके किसी भी स्टेटमेंट पर कोई अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी तो कर सकता है, लेकिन उसको सार्वजनिक रूप से उसका आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरीके से केजरीवाल को लेकर के जो भी फैसले आ रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बेंच जो भी अपने फैसले दे रहे हैं, मैं समझता हूं उनका स्वायत्तता का उनका प्रावधान है। उनकी अपनी 5 जजों की, 4 जजों की, 3 जजों की पीठ है, वो अपने स्टेटमेंट को रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं। तो उनके उन व्यक्तिगत फैसलों पर जो सार्वजनिक रूप से आते हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि भारत देश की न्यायपालिका पर हम सबको भरोसा है। लेकिन भारत देश की न्यायपालिका में मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफियर जरूर रहता है। मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से जो भारत देश की जो ईडी है, जिस तरीके से छापे मारती है, हमने देखा है कई बार, कहीं ना कहीं ईडी को भी स्वायत्तता का अधिकार है, लेकिन ईडी एक
पार्टी विशेष के अंडर में रह करके ही सिर्फ अपोजिशन के लीडरों को टारगेट करने का प्रयास ना करे, वो सबको समानता के अधिकार, क्योंकि ये जब चीजें किसी भी देश के अंदर होती हैं, मैं इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन का जिम्मेदार नागरिक हूं, और मैं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें राजनीतिक बैकग्राउंड से बिल्कुल विमुक्त होनी चाहिए, बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए। अच्छा, इनको इस चीज को कितना स्वायत्तता सही माने? सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं 2013 में कि सीबीआई तो जो है पिंजरे का तोता है सरकार की, यूपीए सरकार, यूपीए 2 में। मोदी जी कह रहे हैं मैंने जो है ईडी सीबीआई को खुली छूट दे दी, करिए जो कुछ करना है आपको। मैंने कहा ना, ये स्टेटमेंट हैं, लेकिन इसमें स्वायत्तता की बड़ी ज़रूरत की आवश्यकता है। कहीं न कहीं सीबीआई, ईडी को लेकर के, और आज भी जितनी भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में जितनी भी छोटी-छोटी संस्थाएँ जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, वो कहीं न कहीं उनको स्वायत्तता का उतना प्रावधान नहीं है, वो उतनी स्वतंत्र नहीं है, उनको उतना फ्रीडम नहीं है। हम्म। मुझे पता है, वो कहीं न कहीं राजनैतिक दबाव में आकर के वो डिसीज़न लेती हैं, राजनैतिक दबाव में आकर के तो कल अगर छापेमारी। सत्ता बदलती है कल अगर सत्ता बदलती है या अगले 5 साल बाद सत्ता बदलती है और इंडिया गठबंधन जो है सरकार में आता है, तो फिर क्या यही चीजें बीजेपी नेताओं के साथ होंगी? देखिए, निश्चित मैंने तभी कहा, इसीलिए चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में अगर चक्र बदलता है, तो वो चीज़ें रिपीट ना हो। मैं तो इस बात को कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखो, अपोजिशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो 27 का चुनाव होगा, वो वो 2 तलवारों की धार पर चुनाव होगा। बिल्कुल, आज जो इंडियन जो डेमोक्रेसी है, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो बिल्कुल हाशिए पर खड़ी हुई है। और ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि किसी भी देश के अंदर अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पूरी दुनिया भारत देश को इसलिए नहीं जानती है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, बल्कि पूरी दुनिया भारत को इसलिए जानती है कि भारत देश ने पूरी दुनिया को चलाने वाले नीतिगत सिद्धांत और मानवीय मूल्य दिए। हम संस्कारों की परंपराओं के देश हैं। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसलिए दुनिया के अंदर, भारत देश के अंदर दुनिया का सबसे मजबूत विपक्ष होने की आज जरूरत थी। मैं समझता हूं कि उसकी सूत्रपात उसका हो चुका है, और ये बहुत जरूरी है। ऐसी राजनीति जब इंडिया के अंदर होगी, तो इस देश में विकास भी अच्छे से होगा, ईडी के छापे भी बेहतर तरीके से पड़ेंगे, और जहां पढ़ने चाहिए वहां पढ़ेंगे। मैं ऐसा मानता हूं। इस नतीजे से उभार अब बीजेपी का होगा या राहुल गांधी का? निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि कांग्रेस अब मजबूती के साथ आगे आ रही है, और राहुल गांधी नहीं, देखिए, ये जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है ना, जो अपोजिशन ने किया है, ये सिर्फ व्यक्तिगत राहुल गांधी के फेस वैल्यू नहीं है, ये व्यक्तिगत राहुल गांधी की वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस तो जननायक बताती है उन्हें, इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मैंने कहा मतलब कि जननायक नहीं है? राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप में हाँ। कोई जननायक नहीं है। मैं हमेशा से, मैं कभी राहुल गांधी का पक्षधर नहीं रहा। इस बार इसलिए रहा हूं कि उन्होंने एक बेहतर तरीके से ग्राउंड पे उतर करके मेहनत करी, संघर्ष किया। इसलिए मैं मानता हूं कि एक ऐसा लीडर, भले राहुल गांधी के अंदर कितनी भी कमियां हैं, लेकिन वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, मजबूती के साथ खड़ा है, तो उसको समर्थन मिला। लेकिन इसमें अ, अखिलेश यादव का बहुत बड़ा सपोर्ट है, आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, ममता बनर्जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, अपोजिशन के तमाम लोगों की मेहनत रही है, उसका परिणाम है। व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी पहले भी शून्य थे, मैं आज भी उनको शून्य आंकता हूँ। लोगों के साथ आकर के उनके अंदर चमक पड़ गई, ये एक अलग बात है, लेकिन आज भी वो सोने की चम्मच वाले हैं। हम्म। क्या मानते हैं आप? राजनीति में राहुल गांधी एक कुशल राजनेता नहीं है, और राजनीति में मोदी कुशल राजनेता क्यों है? क्योंकि संघर्ष की परिपाटी पर जिन राजनेताओं ने खुद को तपाया है, उसमें नरेंद्र मोदी हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हों, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हों, चाहे लालू यादव हों, या जितने भी नेता हैं जो संघर्ष से निकले हैं, उन्होंने राजनीति में अपने आप को बड़े पायदान पर स्थापित किया है। इसलिए राजनीति में संघर्ष और मूलभूत मुद्दों से राहुल गांधी हमेशा से दूर रहे, क्योंकि उन्होंने उस परिपाटी को कभी झेला नहीं है। इसलिए वो बड़ा चेंज राजनीति में नहीं कर पाए, नहीं तो आज वो देश के प्रधानमंत्री होते। उनको लोग चलाते हैं। राहुल गांधी का अपना माइंडसेट नहीं है, राहुल गांधी की अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, राहुल गांधी की अपनी फिलॉसफी नहीं है, राहुल गांधी का अपना दर्शन नहीं है, राहुल गांधी की अपनी साइकोलॉजी नहीं है। राहुल गांधी को लोग चलाते हैं, खुद नहीं चलते हैं राहुल खुद गांधी। नहीं चलते हैं, कठपुतली जो है, कठपुतली के तौर पे दक्षिणपंथी नेताओं का हाथ में है वही फिलहाल तो। और इसीलिए राहुल गांधी विफल है। अगर वो खुद की आइडियोलॉजी, खुद कुछ ऐसे, आपने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, क्या भारत जोड़ो यात्रा आपने इतना बड़ा रिवॉल्यूशन किया, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आप लेकर के आए, लेकिन उसका मोटिव सिद्ध नहीं कर पाए।
मोटिव सिद्ध नहीं कर पाए। मोटिव सिद्ध इसलिए आज आपको लग रहा है कि जिन लोगों के साथ आपने गठबंधन के साथ चुनाव जीता, उनके समर्थन से मैंने आपको फिर कहा कि आपके अंदर चमक पड़ी है। बाकी का व्यक्तिगत रूप से मैं राहुल गांधी को हमेशा शून्य पे आंकता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, राहुल गांधी की जब बात चली रही है तो राहुल गांधी हाथरस गए, हम्म, सत्संग में जो 123 लोग मारे हाँ, गए। मणिपुर राहुल गांधी तीसरी बार, आज जब हम बात कर रहे हैं तो उस दिन राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर पहुंचे। महिला पहलवान जो दिल्ली में बैठी, उनके पास उनसे राहुल गांधी ने जो है इंटरेक्ट किया, बातचीत की। लेकिन संदेश खाली नहीं जाते राहुल गांधी। बंगाल में ही एक मुस्लिम महिला को उसके कपड़े उतारकर सड़क पर परेड करवाई जाती है, तालिबानी सजा दी जाती है। वहां बंगाल पर संदेश खाली में जाकर राहुल गांधी नहीं बोलते। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा ना, कांग्रेस और राहुल गांधी हमेशा से इस्लामिक गतिविधियों को, इस्लामिक कम्युनिटी को और माइनॉरिटी को कहीं न कहीं वो मजबूत करने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं, और वो उस आइडियोलॉजी को कभी नहीं भुला सकते, ना छोड़ सकते हैं, और उसको लेकर के ही वो आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी का ये हमेशा से, आप उनका कालखंड उठा के देख लीजिए। हम्म। राहुल गांधी हमेशा से, आप एक बात बताइए, मैं हमेशा से, आप सबके साथ बैठ कर के आप देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हम्म। आप मटन का स्वाद चख रहे हैं, हम्म। आप मटन बना करके दिखा रहे हैं, आप मटन परोस करके दिखा रहे हैं। याद रहिए, अगर हिंदू मुसलमान सब इस देश में रहते हैं, तो इस देश में बड़ी आबादी में हिंदू भी रहता है। तो आपको सबकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। आप किसी की भावनाओं को आद करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए हिंदुओं की तो उनको भावनाएं है ही नहीं इस देश में, कोई निश्चित। कुछ भी बोल देता है हिंदुओं की भावनाओं को लेकर तो। लेकिन अगर हाँ विशेष समुदाय के लोगों को कुछ बोलते हैं तो वो सरतन से जुदा करने पर हाँ, उतारू हो जाते हैं। और साथ ही राजनेता भी जो है बोलते हैं। लेकिन हिंदुओं की जब बात आती है तो मैं खुले तौर पर कहूंगा कि ये इस तरीके के नेता फेविकोल अपने मुंह में भर लेते हैं, चिपक जाता है इनका मुंह। आरक्षण पे आऊंगा मैं आपसे। आरक्षण क्या संविधान बदलकर वाकई में खत्म किया जा सकता है, या फिर जो प्रॉपर्टी बांटने वाला उनका मैनिफेस्टो में कुछ वो जो बातें लिखी थी उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, आरक्षण बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो सकता। देखिए, बाबा साहब का जो एक प्रावधान था शुरुआत में 10 साल, फिर उसको बढ़ाया गया, बीजेपी उस एजेंडे पे काम कर रही है। ठीक है, देखिए, आरक्षण का प्रावधान में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि भाई ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए, शैक्षणिक गतिविधियों के आधार पर होना चाहिए, तो उसमें तुलनात्मक दृष्टि से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन आरक्षण कभी भी इस देश में ख़त्म नहीं हो सकता, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि फिर मैंने कहा कि जो एक विचारधारा की जो लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, कहीं न कहीं जो छुआ-छूत की लड़ाई है, जो ऊँच-नीच की लड़ाई है, वो आज भी, वो जो दंश लोग झेल रहे हैं, उसकी वजह से वो बिल्कुल भी ख़त्म करना आसान नहीं है, और किसी के लिए भी नहीं है। तो लोग समझ क्यों नहीं पाए इस बात को कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, अगर दे 400 पार आते हैं तो भी? नहीं, निश्चित तौर, देखिए, इसमें समय लगेगा अभी। हम्म। ये अभी बहुत आसान काम नहीं है, कोई भी इस बात को कहे। जब कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस कहेगी कि हम आरक्षण का प्रावधान करेंगे, बीजेपी आएगी तो हम ओबीसी को खुश करने के लिए हम्म। या जनरल को खुश करने के लिए उसमें अप डाउन करेंगे। तो ये वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो रियलिटी है, आप भी जानते हैं, कुशल पत्रकार हैं, एक अच्छे विश्लेषक हैं। फिलहाल 20-25 साल की राजनीति में इस देश से रिजर्वेशन खत्म नहीं हो सकता। हम्म। ऐसे मानवीय मूल्य, ऐसे मापदंड आप नहीं बना सकते हैं कि इस देश से रिजर्वेशन हटा दिया जाए फिलहाल। नहीं, वो भी समझना जो है इस समाज को भी समझना होगा कि इतना सेंसिटिव मुद्दा कोई छेड़ना नहीं चाहता। उस मुद्दे को बढ़ाने की बात तो कर लेते हैं लेकिन कम करने की बात नहीं करते। वो आरक्षण कैसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन लोग समझने में विफल रहे या फिर समझाने में लोगों को बीजेपी विफल रही। अच्छा, बाबा रामदेव का मुद्दा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में बड़ा छाया रहा। बाबा रामदेव में मैं लिखित में भी माफ़ी मांगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी माफ़ी मांगी, लेकिन आईएमए मानने के लिए तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पर तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कोर्ट का मानना का नोटिस बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन ये बताइएगा कि कॉरपोरेट कहीं आयुर्वेद को खत्म करने की साजिश तो नहीं कर रहा था ये? ये बहुत बड़ी साजिश है। मेडिकल माफिया इस देश की 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। हम्म। और मेडिकल माफिया, फार्मा कंपनी माफिया एक बहुत बड़ा है वह इस देश के अंदर, जो कहीं न कहीं स्थापित है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और जब इन लोगों ने देखा कि एक स्वदेशी कंपनी, एक नीम की और तुलसी की बात करने वाली एक कंपनी, जिस हजारों करोड़ का कारोबार हजारों कर रही है। करोड़ों का कारोबार कर रही है, और इसी तर्ज पर अगर देश के लोगों की आंखें खुल गईं और ऐसी कंपनियां और स्थापित हो गई, तो हमारा मार्केट कहीं ना कहीं, हमारी जो अर्थव्यवस्था में जो भूमिका है वो चरमरा जाएगी। जो हम कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी से जो पैसा खींचते हैं और विदेशी बाजारों में ले जाते हैं,
तो कहीं न कहीं इसलिए ये पूरी तरीके से जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, एक्चुअल में ये तो एक धर्मांतरण करने वाली संस्था रही है। हम्म। ईसाई मिशनरियों की एक बहुत बड़ी संस्था रही है और इसके जितने भी लोग रहे हैं, वो कहीं न कहीं धर्मांतरण से जुड़े रहे हैं। उन्होंने इस देश में धर्मांतरण का बड़ा कुचक चलाया, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को ऐसा लगा कि रामदेव और बालकृष्ण 2 चूर्ण बेचने वाले लोगों ने ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया, तो उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई और फिर उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में नीम बेचने वाले, चूर्ण बेचने वाले, इस देश का पेट की व्याधियों को ठीक करने वाले, योग से, आयुर्वेद से, जो आयुर्वेद भारत की विरासत है, जो गौरव की परंपराओं को बात करने वाले लोगों को कोर्ट हजारों नोटिस थमा देता है। कोर्ट के सामने उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है, सर झुकाना पड़ता है उस इंडियन मेडिकल यही मैं बात कर एसोसिएशन रहा के था कि लिए। आम जनमानस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बहुत चर्चा होती है, निश्चित तौर पे और यहाँ ऐसा लगता है, माफी चाहूंगा अपने शब्दों के लिए, कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के हाथ की कोई ना कोई कठपुतली बनकर तो नाच रहा है। निश्चित तौर पे ये इसमें भूमिकाएं हैं और मैं ज़्यादा ओपन तो शब्दों में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस तरीके से आयुर्वेद को टारगेट करना, योग पद्धति को टारगेट कर। देखिए, आयुर्वेद भारत की विरासत है। हमारा आयुर्वेद का जितना कारोबार इस देश के अंदर बढ़ेगा, हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि आयुर्वेद की दवाओं पर शोध की आवश्यकता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ इन ऑर्गेनाइजेशन जो मानक निर्धारित करता है आयुर्वेद का, क्या WHO का मुख्यालय भारत देश के अंदर नहीं होना चाहिए? आज भी चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी जैसे ऋषि जिन्होंने आयुर्वेद को जन्म दिया, सुश्रुत शल्य चिकित्सा के बहुत बड़े आविष्कारक रहे, वो भारत से जन्मे। तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में होगा, अमेरिका में होगा, या कनाडा में होगा, या फॉरेन कंट्रीज के अंदर होगा, भारत में क्यों नहीं होगा? क्या हम आज WHO जिन मानकों को निर्धारित करता है, क्या भारत नहीं कर सकता है? लेकिन न तो सरकारों ने प्रतिबद्धता दिखाई, न तो भारत के आयुष मंत्रालय ने प्रतिबद्धता दिखाई, लेकिन पतंजलि ने रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से इस दिशा में काम किया, तो उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने का प्रयास किया। ये इस देश के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण है। सब कुछ कॉरपोरेट पर आकर टिक जाता है, व्यापार पर आकर टिक जाता है। मैं आखिरी 2 सवाल आपसे लूंगा, बहुत छोटी सी टिप्पणी करिएगा। 5 साल 10 साल मोदी सरकार जो है रह चुकी है, आने वाले 5 साल और हैं, क्या सुधार की जरूरत है? सुधार की 10 साल का शासन हमने देखा, हम और क्या देखना चाहें 5 साल में? आप मूलभूत मुद्दों को छोड़ करके किसी एक मुद्दे पर लगातार समय तक इस देश की पॉलिटिक्स में सरवाइव नहीं कर सकते हो। ये 2023 के लोकसभा का परिणाम इस बात की ओर इंगित करता है कि आप सिर्फ हिंदुत्व का चोरा लेकर के ज्यादा समय तक आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। आपको नहीं, अगर मैं आपको टोकूं, अगर सिर्फ हिंदुत्व पर ही रहें, 82% हिंदू हैं, 18% जो है मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, 18% में आते हैं। अगर आप 82% हिंदुओं को बांध लें, फिर आपको सत्ता से कौन हिलाएगा? लेकिन आप पॉसिबिलिटीज तो नहीं हो रही है ना बांधने में, आप सफल नहीं हो रहे हो। उसमें कारण है, उसमें आप बांध सकते हो। मैंने फिर आपने कहा कि आपने सबसे पहले प्रायोरिटी पर आपने हिंदुत्व को रखा और आपने ये देखा कि हम लगातार सिर्फ राम मंदिर को लेकर के कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। तो उस अंधे अनुकरण की दौर में हम गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी को पीछे छोड़ गए। और जब हमने किसानों की समस्याओं को पीछे छोड़ा, जब महंगाई अपनी चरम पर पहुंची और जब बेरोजगारी में नौजवानों ने हाथ पटकने शुरू कर दिए, तब मैंने कहा ना कि इस देश के अंदर भूख बहुत बड़ी चीज होती है। जब तक आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाइए, बड़ा बड़ा इंफ्रा बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने तैयार कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक इस देश के गरीब की झोपड़ी में 2 वक्त की रोटी है या नहीं है, ये आपको तय करना पड़ेगा। और इस देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं अगर इस बात को तय करने नाकाम रहेंगी, तो वो 5 या 10 साल से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकती। और इसीलिए हमने कहा कि मूलभूत मुद्दाओं की तरफ सरकारों को लौटने की आवश्यकता है। वो मूलभूत मुद्दा है, गरीब की झोपड़ी में 2 वक्त की रोटी होनी चाहिए, एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, एक किसान को उसकी फसल की लागत का सही मूल्य मिलना चाहिए, और युवाओं के हाथ में अच्छी तालीम होनी चाहिए। सिर्फ अच्छी महंगी डिग्रियां होने से कुछ नहीं होगा, उनके नए नए रोजगार के संसाधन हमें क्रिएट करने होंगे, इंडस्ट्रीज की तरफ हमें बढ़ना होगा। तब जाकर के हम विकास के पैमाने पर, तब हम हिंदुत्व को साथ को लेकर के चलेंगे। मैं कहता हूं बीजेपी को 40 साल कोई नहीं हटा पाएगा, कोई नहीं हटा सकता है, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व नहीं।
मुद्दे जो बेसिक मुद्दे हैं, जो नीड है, जिस पर भारत टिका हुआ है, जिस पर भारत की अस्मिता और भारत की आत्मा टिकी हुई है, जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा टिकी हुई है, वो मुद्दे आप छोड़ ही नहीं सकते हो। जब तक चौराहों पर लाल बत्ती के नीचे एक गरीब बच्चा भीख मांगता हुआ दर बदर की ठोकरें खाएगा, जब तक एक महिला को प्रसव कराने के लिए चारपाई पर लिटा करके पहाड़ों में 10 किलोमीटर तक ले जाना पड़ेगा, जब तक जीतन राम मांझी जैसे लोग उत्तराखंड की पहाड़ की वादियों में अपनी छेनी और हथौड़ों से दम तोड़ते रहेंगे, पत्थरों को काटते रहेंगे, तब तक हम विकासवाद के सिर्फ बात कर सकते हैं, एजेंडों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। भारत को विश्वगुरु हम भाषणों में बना सकते हैं, धरातल पर नहीं बना सकते हैं। और हम नहीं बना सकते। हम तो चाहते हैं कि विश्व जिसकी हिमालय की कंदरों और गुफाओं में जिस भारत के ऋषियों के ज्ञान को और वेदों की ऋचाओं को एशिया के साथ साथ महाद्वीपों ने सुना, जिस भारत की अर्थव्यवस्था ने विश्व अर्थव्यवस्था में एक तिहाई भूमिका सुनिश्चित करी हो, वो भारत देश आज $5 ट्रिलियन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात तो करता है, लेकिन उन आंकड़ों को क्यों नहीं छू पा रहा है? हमें इन मुद्दों की तरफ लौटने की आज आवश्यकता है। और ये महज मुद्दा सिर्फ मैं बीजेपी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि 27 में आप बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन आपको हिंदुत्व के साथ साथ बेसिक मुद्दों की तरफ लौटना पड़ेगा और बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है। और जो आपके अंदर अहंकार की जो कहीं ना कहीं एक मानसिकता जो पनप रही है, जन्म ले रही है, कि जो आपके मेरुदंड हैं उनको आप दरकिनार कर रहे हो। मेरुदंड आपकी जो सिविलाइजेशन है, जो संस्कृति है, यानी जो संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले अनुयायी हैं, जो संत हैं, वो और जो आपका संघ है, इन दोनों को आप बैलेंस करिए, इनको लेकर के आप चलिए और आप बेहतर कर पाएंगे। मतलब पेट में रोटी होगी तभी अच्छे से भगवान का नाम लिया जा सकेगा, भूखे पेट नाम नहीं लिया जाएगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल योगी आदित्यनाथ को लेकर, 27 की आपने बात की और खटपट की खबरें उत्तर प्रदेश से लगातार आ रही हैं। कहा ऐसा भी मौजूदा वक्त में खबरें ऐसी हैं कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, वो फिलहाल दिल्ली के ज़्यादा संपर्क में हैं, हटाए जा सकते हैं। मुख्य सचिव भी जो है बदल गए हैं। 7 साल में पहली बार खुली हवा में सांस लिए योगी आदित्यनाथ ने। अब दो मनोज सिंह, दूसरे मनोज कुमार जो मुख्य सचिव बने हैं। तो योगी आदित्यनाथ के भविष्य को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं, 27 जीत पाएंगे, 29 में उत्तराधिकारी बन पाएंगे प्रधानमंत्री पद के लिए? नहीं, फिलहाल तो देखो, एक बड़े विकल्प के तौर पर लगातार उनको 5 साल से जब जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को या फिर उन्हें गिराने की भी कोशिश की जा रही है, रिप्रेजेंट किया है। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धाएं तो रहती हैं। हाँ, प्रतिस्पर्धाएं रहती हैं और अभी योगी जी को समय लेना पड़ेगा। मतलब समय क्या, आप उतनी जल्दी अभी उनको स्थापित कराने के लिए मैं समझता हूँ कि केंद्र भी अपने आप को तैयार नहीं कर रहा है। तो आप उसकी केंद्र की आप जबरदस्ती कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, लेकिन योगी जी को अभी लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। चल रहा है मतलब कुछ ना कुछ? नहीं नहीं, निश्चित तौर पर चल रहा है। वो सबके वो मानस पटल पर वो चीजें आप देख भी रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनएमएफ न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो हमने हर मुद्दे पर बात की, राहुल गांधी पर बात की, केजरीवाल पर बात की, सुप्रीम कोर्ट पर बात की, मोदी पर बात की, योगी पर बात की, संघ पर भी बात की, और विनय यादव जी ने बड़ा बेबाकी से जो है हर सवाल का जवाब दिया। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बताइएगा आपको ये चर्चा कैसी लगी। नमस्कार।